हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोग निदान का लेक्चर नंबर फर्स्ट। उसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा पढ़ने वाले हैं, परीक्षा विज्ञान करके। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं पैथोलॉजी। मतलब परीक्षा का मतलब होता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीज इन एन इंडिविजुअल, मतलब किसी भी मनुष्य में बीमारी का अध्ययन करना पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पैथो मतलब सिंपल भाषा, पैथोलॉजी बना कैसे शब्द है तो पैथो मतलब होता है डिजीज और लॉगस मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ डिसीज इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड पैथोलॉजी। परीक्षा उपाय, परीक्षा के उपाय देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोग परीक्षा, फिर रोगी परीक्षा। कभी कभी पूछता है रोग परीक्षा की विधियां हैं 3, 4, 5, 6, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। रोग परीक्षा की सिर्फ 5 विधियां हैं। कंफ्यूज कभी मत होना, रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रोग परीक्षा की 5 विधियां हैं। कौन कौन सी है? उसमें आता है निदान पंचक, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसे और संप्राप्ति। अब आती है रोगी परीक्षा। रोगी परीक्षा की कई सारी विधियां हैं। त्रिविध है, चतुर्विध है, पंचविध है, षड्विध है, सप्तविध है, अष्टविध है और 10विध है। ठीक है, रोग विनिश्चय। देखो परीक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले परीक्षा के दौरान रोग का विनिश्चय करते हैं। रोग विनिश्चय मतलब रोग निश्चय करते हैं, मतलब क्या कौन सा रोग है इसके बारे में एजम्पशन करते हैं। फिर हम लोग पहुंचते हैं इससे फाइनल डायग्नोसिस। जब फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे फिर हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये परीक्षा का इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, सिंपल एक भाषा में। अभी से आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, रोग परीक्षा। रोग परीक्षा में रोगी परीक्षा में रोगी का बल पढ़ते हैं। ये आतुर बल परीक्षा भी कभी रोगी परीक्षा के नाम से आ जाता है, आतुर बल परीक्षा के नाम से आ सकता है, या 10विध परीक्षा के नाम से आ सकता है, या चरकोक्त परीक्षा के नाम से कभी कभी पूछ लेता है। तो उसमें सब में एक ही चीज़ लिखेंगे आप। ठीक है, इसकी 10 विधियाँ हैं, 10 विधियों को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, व्याधि बल। व्याधि का बल को हम लोग कैसे एग्जामिन करेंगे? जनरल एग्जामिनेशन, जनरल कंडीशन और जनरल अपीयरेंस। कोई भी अगर बीमारी किस पोटेंट मतलब बीमारी किस हद तक है तो पहले हम लोग देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन, मतलब हाथ पैर छू के देखेंगे बुखार बहुत ज़्यादा तेज है या धीमा है, वैसे करके देख लेंगे। ठीक है, जनरल कंडीशन, अब पेशेंट की कंडीशन को देख लेंगे हम लोग कि बहुत दुबला पतला है या ठीक है हष्ट पुष्ट है एकदम, तो देख लो बीमारी अभी घातक स्थिति तक नहीं पहुँची है। जनरल अपीयरेंस वही मुख वगैरह देखेंगे, मुँह पीला हो चुका है, खून की कमी हो चुकी है वगैरह, वो देखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंस में आता है अष्टविध परीक्षा। इसको हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में नहीं कंप्लीट करेंगे, अगले लेक्चर में, क्योंकि ये अकेला 10 नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नाड़ी, इसमें अष्टविध परीक्षा में कौन कौन सी आती है? नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, दृक्, आकृति, विकृति, प्रमाण। इसका एक श्लोक है, रोगक्रांत आक्रांत अष्ट स्थानीय परीक्षेत नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, दृक्, आकृति, विकृति, प्रमाण सचेती, ऐसे करके है श्लोक। ठीक है, वो श्लोक आप बुक में देख लीजिए, मिल जाएगा। नॉर्मली अगर श्लोक छोड़ना भी चाहें, क्योंकि वो श्लोक काफ़ी ईजी है, अष्टस्थानी परीक्षित, ऐसे सिंपल, बाकी सब लाइन से है, तो उस श्लोक को याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है हर साल लगभग रिपीट ही हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा में कौन सा? दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, परिच्छेद, चा रोगी नाम। सिंपल एक लाइन का श्लोक है, तो याद कर सकते हैं आप लोग। नहीं याद करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वैसे वही लिखा हुआ, दर्शन, स्पर्श, प्रश्न, परिच्छेद, 4 रोगी नाम। रोगी परीक्षा 3 प्रकार से करते हैं, दर्शन से, दर्शन मतलब देखने से, स्पर्शन मतलब छूने से, और प्रश्न मतलब उससे क्वेश्चनिंग से पूछते हैं कि आपको क्या ये समस्या है, बुखार आया था तो कैसे आया था, क्या खाए थे, सब इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, दर्शन परीक्षा के द्वारा शरीर की वृद्धि, हाश, आयु के लक्षण, बल, वर्ण, विकार आदि का ज्ञान करते हैं। देखो अगर किसी को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसके कोई जैसे देख सकते हैं कि मोटा हुआ है आदमी, कभी कभी नहीं होता, किसी को सूजन वाली बीमारी हो जाए तो देख लेंगे कि वजन बढ़ गया है, ओबेसिटी वाली बीमारी अगर हुई है कोई तो देख लेंगे भाई वजन बढ़ गया है। अगर किसी को इमिग्रेशन मतलब राजक्षमा वगैरह हुआ है या टीबी वगैरह हो, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गया, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि धातुओं का कितना हाश हुआ है, शरीर का कितना हाश हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चिकित्सक को रोगी की दर्शन परीक्षा सूर्य के प्रकाश में करनी चाहिए। देखो जितनी भी मतलब अगर देखने वाली जितनी परीक्षा है वो सूर्य के प्रकाश में करनी चाहिए। पहले समय सूर्य का प्रकाश होता था, लेकिन अब क्या है, आर्टिफिशियल लाइटिंग वगैरह हो गई है सही से, तो अभाव में विभिन्न प्रकाशों का प्रयोग किया जा सकता है। वही चीज़ मैंने लिखी है कि अगर सूर्य के प्रकाश नहीं है, अगर कोई रात में मरीज आ गया इस टाइम, तो रात में ये थोड़ी ना सूरज निकालोगे, चाइना वाले तो हो नहीं कि आर्टिफिशियल सूरज निकाल लोगे, तो उस समय आप आर्टिफिशियल लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, परीक्षा भाव मतलब क्या क्या हम लोग देखते हैं, शरीर की उपचय वृद्धि संगठन, मतलब उपचय वृद्धि संगठन मतलब कॉम्प्लेक्शन देखते हैं, कैसा उसका चेहरा है, शरीर कैसा है, ऐसा नहीं है कि बाहर नसें बिल्कुल निकली हुई हैं, बाहर नसें अगर निकली हुई हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है वो वगैरह देखेंगे। शरीर का उपचय क्षय मतलब शरीर क्षय हो चुका है या शरीर में वृद्धि हो रही है। शरीर की रुक्षता या स्निग्धता, शरीर मतलब रुक्ष हो गया है, मतलब किसी को कभी नहीं होता सूखा रोग लग गया है तो रुक्षता वगैरह ज़्यादा आ गई है, किसी को प्रमेह वगैरह हो गया तो स्निग्धता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर का वर्ण, अब शरीर का नेचुरल कलर कैसे हो गया, किसी ने विष सेवन किया तो हो सकता है उसे हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो गई हो, शरीर पूरा नीला पड़ गया, वहाँ पर भी हम लोग दर्शन परीक्षा के द्वारा उस चीज़ को
क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। शरीर का परिमाण, परिमाण मतलब कोई चीज़ अगर परिमाण का यहाँ पर सिंपल मीनिंग है, जैसे हिपैटोमेगली केस हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो वो चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। शरीर की कांति व छाया, अब इंद्रिय स्थान में आप चरक में पढ़े होंगे कि अलग मतलब छाया अलग तरीके की हो जाती है, तो वहाँ से आयुर्वेदिक का एक कॉन्सेप्ट है कोरिलेट किया गया। और मॉडर्न के कोरिलेशन से देखें तो आदमी का देखते हैं कि मतलब आदमी की मतलब चमक कैसी है, चेहरे पर लक्षण वगैरह रह गया है कि नहीं, तो वो चीज़ें देखते हैं, ठीक है। पुरुष मुक्त रक्त स्टीवन, पुरुष मैंने स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं, मूत्र एग्जामिनेशन करते हैं दर्शन परीक्षा इधर, देखो पुरुष देखते हैं कि ना, पुरुष अगर देखते हैं कि भैया तुम, पुरुष पूछते हैं भैया तुमको नॉर्मल पुरुष निकल रहा है कि नहीं, मूत्र नॉर्मल यूरिनेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। रक्त मतलब उसका देखते हैं कि रक्त वगैरह सही है, किसी का रक्त बहुत गाढ़ा हो चुका है, वैसी बीमारी हो गई, ठीक है। स्टीवन वाले थूक वगैरह देखते हैं, सलाइवेश मतलब अगर टीबी वगैरह होता है तो स्पूटम कल्चर वगैरह करते हैं, वहाँ पर दर्शन परीक्षा द्वारा कर सकते हैं। वक्ष परीक्षा मतलब चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं कि हाँ भैया सांसें वांसें ठीक ठाक चल रही हैं। उधर परीक्षा पल्पिटेशन वगैरह से करते हैं, ठीक है। ऊर्ध्व एवं शाखा की परीक्षा मतलब हाथ पैर छू के देखते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। स्पर्शन परीक्षा में हम लोग शरीर की शीतलता और उष्णता मतलब विशेषता, अगर स्पर्शन परीक्षा का अगर कॉमन देखें तो बुखार के लिए देखते हैं, ठीक है। शरीर गर्म तो नहीं है, ठंडा नहीं है। गुरुता एवं लगता देखते नहीं, शरीर भारी तो नहीं है, मतलब ठीक। सलक्षणा एवं खरता, मृदुता एवं कठोरता, कोई ऐसा होता है ना, कोई बॉडी पार्ट बहुत नाजुक होते हैं, और फिर हम लोग स्पर्श करके उन्हें मतलब छू कर देखते हैं, पल्पेट करके देखते हैं कहीं वो हार्ड तो नहीं हो गए। अगर वो हार्ड हो गए तो उनमें क्या प्रॉब्लम है, कहीं उनमें हेपेटोमेगली वाला केस तो नहीं आ गया, तो वो चीज़ें देखते हैं। अवर्ता या उन्नता मतलब वो देखते हैं, ठीक है। शूल्यता एवं निशूल्यता, यहाँ का मतलब होता है जैसे नॉर्मली अगर पेट अगर आपका पल्पेट करके देखेगा तो दर्द नहीं होगा। अगर पेट पे कहीं पर पल्पेट हो रहा है, कहीं किस साइड पर हो रहा है, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो कहीं ना कहीं हिपैटोमेगली का केस होगा, ठीक है। अगर बहुत नीचे साइड हो रहा है तो हो सकता है किडनी में स्टोन वगैरह का, तो वहाँ पल्पेशन करके इन चीज़ों को क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, स्पर्श के द्वारा ही नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी परीक्षा भी हम नाड़ी का मतलब अष्टविद्या योग रत्नाकर ने बताई है, उसमें मेन जो है नाड़ी परीक्षा वो लोग हम लोग स्पर्श परीक्षा के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। शोथ, ज्वर, वक्ष शाखाओं की परीक्षा स्पर्श द्वारा ही की जाती है। अब प्रश्न परीक्षा कैसे करते हैं हम लोग? प्रश्न के द्वारा रोगी के देश, काल, जाति, साथ में आतंक, संप्राप्ति, वेदना, बल, पुरीश, मूत्र की प्रकृति, रोग कब हुआ, मतलब तुम्हें बीमारी कैसे हुई, तो वो लोग बोलता है डॉक्टर साहब हम वो ठंडी हल्की हल्की गर्मी लगी, हम कोल्ड ड्रिंक खा लिए, तब से हमको जुकाम हुई, वो जुकाम का बुखार आई वो, तो वो हम लोग प्रश्न से ही पता है, हमें क्या पता उसने क्या खाया। तो ये प्रश्न परीक्षा का यहाँ इंपॉर्टेंस होगा। कैसे हुआ बता दिया पूरा वहीं पर। आदि का ज्ञान प्रश्न परीक्षा के द्वारा करना, ठीक है। प्रश्न परीक्षा के मुख्य पूर्व व्याधि व्रत, मतलब उससे पूछते हैं भैया ऐसी बीमारी आपको पहले तो नहीं हुई थी। कोई अगर डायबिटीज़ वाला पेशेंट आता है तो ऐसा फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं, वहाँ पर कुल व्रत भी पूछते हैं कि हम ऐसा नहीं आपके पिताजी को तो नहीं, आपकी माता जी को तो नहीं है, वहाँ पर कुल व्रत मतलब फैमिली हिस्ट्री ले रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। चिकित्सा व्रत, भैया आप ऐसी हो सकता है कोई ऐसी दवाई खा रहा हो स्टेरॉइड वगैरह, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब अधिकतर नॉर्मली जो स्टेरॉइड करते हैं ओबेसिटी वाला अधिकतर केस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो भी देंगे। आदि का प्रश्न परीक्षा द्वारा परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न परीक्षा प्रत्यक्ष एवं अनुमान दोनों पर संबंधित है। प्रत्यक्ष जो मतलब प्रश्न परीक्षा है वो प्रत्यक्ष पर भी आधारित है, अनुमान पर भी आधारित है। कुछ प्रश्न पूछेंगे तो हम लोग अनुमान लगाएंगे, हाँ ऐसी अगर ये बता रहा है तो ये बीमारी हो सकती है। प्रत्यक्ष परीक्षा कैसे है, बता रहा है डॉक्टर साहब यहाँ पर दर्द, समझ जाओ कि भैया हेपेटोमेगलिक केस है या किडनी स्टोन का केस है, ठीक है। निदान पंचक प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत आता है। निदान पंचक जो पूरा है वो प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत आता है। तो अगर कहीं प्रश्न परीक्षा आ जाए 5 नंबर में तो आराम से उसके अंदर निदान पंचक पूरा छाप दो। प्रश्न परीक्षा करते समय रोगी का विश्वास प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। रोगी के पूर्ण सहयोग बिना प्रश्न परीक्षा पूर्ण नहीं होती। देखो रोगी को ये विश्वास दिलाना होगा कि डॉक्टर एकदम मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप डॉक्टर सही नहीं होगे तो आप पूरा एग्जामिनेशन उसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेशेंट आपको बताने में शर्माना नहीं चाहिए। कोई ऐसी बीमारी है उसे वो बताने में शर्मा रहा है तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसे ऐसा लगना चाहिए कि मतलब अपना मतलब भाई जैसा कोई है, उस तरीके से उसे व्यवहार करना है। रोगी परीक्षा में फिर हम लोग 3 पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ये आप्तोपदेश और युक्ति ये आचार्य चरक ने कहे हैं तो उनको भी डिटेल में पढ़ें। आप्तोपदेश क्योंकि एक पक्ष पूर्ण नहीं होता, इसलिए पहले रोगी परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि एक खाली आप पहले रोग की परीक्षा करके आप बैठे हो कि हाँ भैया ये रोग है, रोगी की परीक्षा भी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप्तोपदेश दूसरों को समझाने के लिए तत्पर हुए, वस्तुतः सभी विषयों का प्रथम ज्ञान आप्तोपदेश के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली अगर मॉडर्न में पढ़ते हैं तो बीडी चौरसिया पढ़ते हैं या केडी ये एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम लोग उसी से तो ज्ञान लेते हैं कि हाँ ये फ्रैक्चर होगा, यहाँ से बोन टूट सकती। तो पहले हमें कहाँ से ज्ञान हो रहा है? आप्तोपदेश। वो लोग क्या है हमारे लिए? आप्तोपदेश हैं। जैसे बाकी ड्रग्स की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चरक संहिता से। सर्जरी की अधिकतर अगर आयुर्वेद में डॉक्टर जानकारी कहाँ से मिलती है? सुश्रुत संहिता से। तो वहीं वो क्या हो गया? आप्तोपदेश, जो दूसरों को बनाने के लिए तत्पर हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा उनकी परीक्षा की जाती है। पहले हम लोग आप तो उपदेश से ले लिया कि हाँ ऐसी बीमारी है, ऐसे ऐसे लक्षण हैं, ऐसे ऐसे रूप हैं, ऐसे ऐसे क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम लोग उस प्रत्यक्ष परीक्षा द्वारा हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे, फिर ही समझ पाएंगे कि हाँ इसमें चरक संहिता में ऐसा लिखा है ये ड्रग इसके लिए इफेक्टिव है। फिर हमने उस ड्रग को लिया, किसी रोगी पर इस्तेमाल किया, फिर हम लोगों ने देखा कि हाँ ये रोग ठीक हो गया, प्रत्यक्ष हो गया हमें, ठीक है। प्रत्यक्ष से रोग का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के रसेंद्रिय को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रसेंद्रिय को छोड़कर हम लोग 4 इंद्रियों की परीक्षा करते हैं। देखो दर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय। रोगी के इंद्रियों के विषयों की परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। रोगी के इंद्रियों के विषय की परीक्षा करनी है, मतलब पहले देखना रोगी सही से स्मेल कर पा रहा है, सही से टेस्ट कर पा रहा है, सही से टच मतलब सेंसेशन वगैरह हो रहा है, ठीक नहीं। दर्शन स्पर्शन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग श्रवण परीक्षा पढ़ेंगे। श्रवण परीक्षा मतलब अस्कल्टेशन, मतलब श्रवण परीक्षा हम लोग सुनेंगे, ठीक है। तो सुनेंगे क्या हम लोग सुनेंगे, आला लगा के क्या सुनते हैं, मतलब स्टेथोस्कोप लगा के क्या सुनते हैं, आंत्र गुंजन मतलब बाउल मूवमेंट देखते हैं, देखिए बाउल मूवमेंट सही से चल रहा कि नहीं। संधि स्फुटन जॉइंट में देखते हैं, जॉइंट में क्रैकिंग साउंड तो नहीं आ रहा कहीं। हृदय एवं फुसफुस के प्रकृत तथा विकृत स्वर, अब हृदय में लगा के देखते हैं कि हाँ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक सही से चल रहा कि नहीं है। फुसफुस में देखते हैं हम लोग सही से सांस ले रहा कि नहीं है, मतलब इंस्पायरेशन रेट सही है कि नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग श्रवण परीक्षा के द्वारा कानों के द्वारा करते हैं, ठीक है। घ्राण परीक्षा के द्वारा क्या, शरीर में उत्पन्न प्रकट तथा विकृत गंधों के ज्ञान, जैसे प्रमेय है, प्रमेय वाले के पास एकदम मधुर मधुर सी सुगंध आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से करते हैं, घ्राण परीक्षा के द्वारा, अपनी नाक के द्वारा करते हैं, ठीक है। अनेक वैकारिक अवस्थाओं तथा अरिष्ट लक्षणों में विशेष प्रकार की गंध शरीर से आने लगती है। जब आदमी अरिष्ट मतलब आदमी मरने वाला होता है तो उसके अंदर एक शरीर से एक अलग ही बदबू आने लगती है, ठीक है। मूत्र की प्रकृति तथा अब मूत्र की प्रकृति गंध का ज्ञान होगा तो अप्राकृतिक गंध का अपने आप ज्ञान हो जाए। पुरुष की प्रकृति एवं अप्राकृतिक गंध, स्वेद द्वारा उत्पन्न गंध, वमन एवं अष्टिमन की गंध, मतलब इन सारी चीज़ों की हम लोग गंध से देख के बता देंगे कि हाँ भैया ये बेकार वाली है, ये ठीक वाली है, अगर ये वाली आ रही है तो ठीक है, ठीक है। आप पेशेंट को बता दीजिए कि इस टाइप आपको कैसी वो वाला डॉक्टर साहब बहुत मतलब बहुत जब टॉयलेट करते हैं तो एकदम मधुर सी सुगंध आती है, तो समझ जाओ कि वो प्रमेय का केस आ गया, ठीक है। रसनेंद्रिय द्वारा रसना परीक्षा, रसनेंद्रिय की परीक्षा अनुमान द्वारा करते हैं। जैसे रोगी के मुख का स्वाद, अब रोगी के मुख का स्वाद अगर मधुर है तो रोगी का मुख का स्वाद तो समझ जाओ प्रमेय से रोग से पीड़ित है। मूत्र पर चींटियों का आकर्षण, अगर मूत्र उसने किया वहाँ पर चींटियाँ आ रही हैं तो समझ जाओ प्रमेय का मतलब शुगर पेशेंट हो गया। रक्तपित्त में अब रक्तपित्त रोग में क्या करते हैं, रक्त है उसे भोजन में मिला के कौए को खिलाते हैं। अगर कौए ने रक्त खा लिया तो ठीक है, तो रक्त बढ़िया है, अगर नहीं खाया तो समझ जाओ कि रक्त दूषित हो गया, वो रक्तपित्त रोग का पीड़ित व्यक्ति है। अनुमान परीक्षा, युक्तिपूर्वक परोक्ष पदार्थ का जो ज्ञान है उसे अनुमान कहते हैं। ये आप पदार्थ में पढ़े, धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करना वर्तमानकालिक, गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान करना भूतकालिक अनुमान, बीज को देखकर फल का अनुमान करना भविष्यकालिक, अग्नि की समता या विषमता का अनुमान। अब अगर हमने खाना अनुमान कैसे करते हैं, मान लो उसने 2 रोटी खाई, उसको पच गई 2 रोटी तो ठीक है, उसकी अग्नि ठीक है। किसी ने 4 रोटी खाई तो उसकी अग्नि का अनुमान हो जाएगा। पाचन शक्ति द्वारा अग्नि का अनुमान, मतलब कितना पचा सकता है उससे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ भैया इसका डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा है, इसका डाइजेस्टिव पावर बहुत लो है। व्यायाम शक्ति द्वारा शरीर बल का अनुमान, अब कौन कितनी एक्सरसाइज कर सकता है, वो कहते हैं वो भैया 8-8 घंटे काम करते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनकी शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी है, शरीर बल बहुत अच्छा है। अब वो 2 घंटे काम करते हैं बिल्कुल थक जाते हैं तो उनका शारीरिक बल बहुत कम है। मेधा का ज्ञान शास्त्रों के स्मरण से, अब कोई बच्चे बहुत टैलेंट होते हैं, मतलब आधे घंटे में पूरी एक चैप्टर निपटा देते हैं, कोई बच्चे थोड़े कम होते हैं वो 1 घंटे में निपटाते हैं, कोई बच्चे थोड़े स्लो होते हैं और 2 घंटे में निपटाते हैं, ठीक है। उससे हम लोग करते हैं कि उसका रिकलेक्शन पावर कितना है, मेमोरी कैसी है। गुणलिंग व्याधि अगर कोई मतलब व्याधि है जिसका लक्षण छिपा हुआ है तो उपसे अनुपसे, जैसे कि उपसे के द्वारा अब हमको नहीं पता है उसको बीमारी कौन सी, मान लो उसको मलेरिया फीवर है, हमको पता ही नहीं है कि मलेरिया फीवर है या नहीं है, हमने PCM मिलाई और साथ में हमने क्लोरोक्विन दे दी, बुखार उतर गया तो समझ जाओ कि मलेरिया, नहीं उतरा तो भाई हो सकता है टाइफाइड हो, तो ये तो कंफर्म हो गया ना, हमारा उपसे निकल आया कि हाँ इसको मलेरिया नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस क्लियर बाय मेडिसिन अगेंस्ट डिसीज़ के बाद दवाई खिलाना, देखो फीवर चिल्स प्लेटलेट्स काउंट हो गई, ठीक है। एंटी मलेरिया ड्रग और PCM खिलाया, रिलीफ डायग्नोसिस कंफर्म मलेरिया फीवर, ठीक है। ये हो गया उपसे। यहीं पर अगर और जगह अग्रेसिव हो जाए तो अनुपसे हो गया, भाई नहीं बुखार ठीक हुआ, बुखार और बढ़ गया तो समझ जाओ कि मलेरिया वाला नहीं है, टाइफाइड वाला हो सकता है। बालक की परीक्षा अनुमान द्वारा की जाती है, देखो कोई भी बच्चा है तो उसकी परीक्षा प्रत्यक्ष द्वारा तो नहीं कर सकते, ना इससे प्रश्न पूछ सकते हो, तो उसकी परीक्षा अधिकतर अनुमान द्वारा कर। आचार्य चरक ने चतुर्विध परीक्षा का उल्लेख किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कोई पूछ सकता है चतुर्विध परीक्षा का विस्तृत वर्णन है। तो आप तो उपदेश पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रत्यक्ष पढ़ चुके हैं, अनुमान पढ़ चुके हैं और युक्ति पढ़ेंगे। युक्ति बहुत कारणों के योग से उत्पन्न
अविज्ञात भावों को कार्य कारण के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। इसका प्रयोग तीनों कालों में करते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कार्य के तत्व को जानने वाला व्यक्ति किसी भी विषय में निश्चित कार्य करने में असफल नहीं होता है। चिकित्सक को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक रोगी की बातों को सुनना चाहिए, शांत होकर सुनना चाहिए, ठीक है। रोगी से मृदुल व्यवहार करना चाहिए। असाध्य रोगों, अरिष्ट लक्षणों को देखकर भी रोगी को नहीं बताना चाहिए। मतलब अगर देख लिया कि अगर डॉक्टर को ये पता भी चल गया कि ये रोगी 3 दिन बाद जाने वाला है, तो रोगी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पता चला वो 3 दिन बेचारा जी रहा है, उसे 3 दिन सुकून से जीने दो, ठीक है। रोगी के निकट के सहयोगी से गुप्त बात करनी चाहिए। हाँ भैया, अगर तुमको पता चल गया है इसकी आयु नहीं रह गई है, तो रोगी को मत बताओ। रोगी का जो रोगी का खास हो, मतलब कोई मेल पेशेंट मेल के साथ में आया तो उसे बता दो कि भाई अब इन्हें ले जाओ, 2-3 दिन इन्हें खिलाओ पिलाओ, अब ये 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं है। रोगी को नहीं बताना, क्योंकि रोगी को अगर बता दो हो सकता है वो बात बच भी जाए, लेकिन आपकी हो सकता है आपकी बातें सुन के वो उसी दिन निकल ले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने षड्विध परीक्षा का उल्लेख किया। कभी अगर पूछ ले षड्विध परीक्षा तो कुछ नहीं है, 5 इंद्रियों की परीक्षा है और साथ में प्रश्न है, सिंपल। प्रश्न परीक्षा बता दिया। प्रश्न परीक्षा के अगर मॉडर्न देखें तो सबसे पहले आपको प्रश्न परीक्षा मतलब किस तरीके से करनी है। इंट्रोगेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट क्या पूछोगे, नाम पूछोगे, एज पूछोगे, सेक्स पूछोगे, रिलीजन पूछोगे, प्लेस पूछोगे, कहाँ भैया का नाम है तुम्हारा, उम्र कितनी है तुम्हारी, मेल फीमेल तो देख ही लियो, रीजन भैया हिंदू हो मुस्लिम हो, क्योंकि कुछ बीमारियाँ हैं जो हिंदू में कॉमन होती हैं, मुस्लिम में नहीं होती हैं। जैसे डायबिटीज़ मुस्लिमों में बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वज्रासन वो लोग वज्रासन की पोजीशन में बैठ के प्रे करते हैं, तो वज्रासन की पोजीशन में वज्रासन काय के लिए डायबिटीज़ को क्योर करने का बढ़िया आसन है, तो वहाँ पर डायबिटीज़ बहुत कम मिलेगी। तो इस रिलीजन से आपको कंफर्म हो गया कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो सकती है नॉर्मली, अगर वो मुस्लिम है। तो प्लेस मतलब कहाँ पर रह रहा है, अगर ठंडी जगह पर रह रहा तो उसके लिए ठंडी चीज़ें अच्छी होंगी। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पहले आपको देखना है कि भैया अभी आपको कौन कौन सी बीमारी है बताओ। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, भैया पुराने 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आपका कौन सी बीमारी भाई वो देखने हैं। उसका देखना उसका ट्रीटमेंट हिस्ट्री, भैया कहाँ से दवाई ली, कौन सी दवाई ली, सब पर्चा दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ सारी, ठीक है। फिर पर्सनल हिस्ट्री देखनी, भैया आप क्या काम कर रहा था, कहाँ रहा था, कैसे घर में रहा था, लेबर है ये कैसी जगह रहा था, कहाँ फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है सब सांस को मरीज हो, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें फैमिली हिस्ट्री, मतलब घर में कैसे हैं, कितना परिवार है, कैसी जगह रह रहे हो, ठीक है। 10विध परीक्षा भाव, तो 10विध परीक्षा भाव कभी कभी 10 नंबर में पूछ लेता है, और ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके आगे स्टार मार्क कर रखा है, इसे याद कर लेना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कारण क्या होता है, कारण होता है चिकित्सक, मतलब कारण जो होता है वो चिकित्सक होता है, जो चिकित्सा करता है, ठीक है। कारण क्या होता है, साधन, चिकित्सा जिसके द्वारा की जाती है उसे कहते हैं कारण, मतलब साधन मतलब जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है, ठीक है। कार्योनी दोष वैषम ही कार्योनी है। कार्योनी क्या, दोष वैषम मतलब एग्रीवेटेड जो तुम्हारे दोषास हैं वो कार्योनी है। कार्य क्या, उन्हें धातु साधन करना, मतलब उन जो दोष बड़े हुए हैं जो कार्योनी है दोष, उन्हें न्यूट्रलाइज करना है। कार्यफल, रोगी को आरोग्य प्राप्ति कराना। कार्यफल, हमारा कार्य का फल क्या होगा, जो हम लोग कार्य करेंगे उसका क्या फल मिलेगा हमें, कि रोगी को आरोग्य की प्राप्ति करा देंगे, रोगी मतलब डिसीज से मुक्त हो जाएगा। अनुबंध मतलब सुख की प्राप्ति का उद्देश्य, मतलब कोई भी काम करो सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से करो, जिससे उस अनुबंध से क्या होगा, आयु की वृद्धि हो जाएगी। देश मतलब जिस स्थान पर चिकित्सा की जाती है, वो जंगल भी हो सकता है, अनूप भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है। काल मतलब देश काल मतलब दिन रात हो सकता है, रोगी अवस्था हो सकता है, स्वस्थ अवस्था हो सकता है, ठीक है। बाल्य, युवा, वृद्धावस्था के अनुसार काल का डिवीजन किया। प्रवृत्ति मतलब चिकित्सक, रोगी, औषध, परिचारक को अपने 4 गुणों से युक्त होना। मतलब प्रवृत्ति मतलब ये जो 4 हैं, चिकित्सक, रोगी, औषध और परिचारक, इनका अपने 4 गुणों से युक्त होना, मतलब किसी में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। जो 4 गुण बताए गए उन 4 गुणों से युक्त होना चाहिए। वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। उपाय क्या, कार्य, कारण, कार्योनी। कार्य क्या, देखो कारण क्या है चिकित्सक, करण क्या है औषध, कार्योनी क्या है हमारा दोष वैषम। इनका कार्य के अनुरूप कार्य करना, मतलब इन सबको इस हिसाब से काम करें कि आपकी धातु जो है वो शांत हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपकी 10वीं परीक्षा, ठीक है। नॉर्मली ये आप यहाँ भी पढ़ेंगे, चरक में मतलब चरक में भी पढ़ेंगे, और आप एक जगह और पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक 10विध, ये क्या 10विध परीक्षा भाव हैं, याद रखिएगा। ये जो मैंने अभी पढ़ा है वो 10विध परीक्षा भाव हैं। आचार्य चरक ने 10विध परीक्षा भाव भी बताएं, 10विध परीक्षा भी बताएं। ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, चरक में भी इंपॉर्टेंट है। वो भाव पूछ रहा है या परीक्षा पूछ रहा है, इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, आप नहीं कन्फ्यूज होना। भाव जो है वो कारण, करण, कोई का भाव होगा तो करण, कोई ना कोई कारण होगा, भाव होगा कोई कारण होगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं। 10विध परीक्षा, 10विध परीक्षा कौन सी है, प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, सत्य में, सत्व,
आहार, व्यायाम, वय, प्रमाण, ठीक है। ये 10 विध परीक्षाएं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, प्रकृति। प्रकृति क्या, आदमी की प्रकृति। प्रकृति गर्भ प्रकृति, देह प्रकृति, मानस प्रकृति और पंच भौतिक प्रकृति। यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो प्रकृति की डील करेंगे वो देह प्रकृति और मानस प्रकृति से रिलेट करेंगे। तो मानस प्रकृतियाँ हमने 3 प्रकार बताएंगे, 3 में भी वो 16 प्रकार की होती हैं, वो भी आप चरक में डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उसे बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता। देह प्रकृति 7 प्रकार की बताएंगे। जातस प्रकृति, जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देश अनुपातनी, काल अनुपातनी, वय अनुपातनी, प्रत्यानुपातनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम लोग बात प्रकृति और प्रकृति और कप प्रकृति, पुरुष के लक्षण। तो मैंने सीधा श्लोक लिख लिया क्योंकि श्लोक आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ें। अल्प केशा कृशो रुक्षो वाचाल साचल मानसा आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति नरा। मतलब उसके बाल कैसे होंगे, अल्प केश मतलब हल्के बाल होंगे, बहुत पतला होगा। वाचाल साचल मानसा मतलब उसका बुद्धि जो होगी इधर उधर भागती रहती है, ये भी कर लें, अरे अभी ये कर लें, फिर ये कर लें, ये कर लें। आकाशचारी स्वप्न, अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ, मतलब ये देखेगा मतलब सुपरमैन बन गया। अकाले पलितो विर्याप्तो मतलब उसके पित्त प्रकृति में क्या होगा, उसके बाल जो होंगे असमय ही पक जाएंगे। धीमान स्वैदिचा रोषणा मतलब क्या होगा, बुद्धिमान होगा और साथ में पसीना वगैरह ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। स्वप्नेशु ज्योतिष्मा दृष्टा मतलब सपने में चली उज्ज्वल वस्तुओं को देखेगा। पित्त प्रकृति को नरा, वो पित्त प्रकृति का नर होगा। गंभीर बुद्धि स्थूलांग स्निग्ध केशों महाबला, उसके बाल कैसे होंगे, स्निग्ध होंगे, गंभीर बुद्धि का होगा मतलब बहुत गंभीरता से कार्य करने वाला होगा। स्वप्नेशु जलाशय लोकी श्लेष्म प्रकृति को नरा, ठीक है, श्लेष्म प्रकृति का नरा होगा। प्रकृति ज्ञान की उपयोगिता, प्रकृति उससे उत्पत्ति जिस दोष से हुई है उसके प्रकोप आहार विहार से उस दोष प्रकोप शीघ्र हो जाता है। मतलब अगर कोई बात प्रकृति का हो तो उसे बात प्रकृति का आहार दोगे तो उसका जो दोषांश है वो जल्दी एग्रीवेट हो जाएंगे, ठीक है। रोगी की साध्य असाध्यता प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे वात रोग हुआ है तो बात प्रकृति में तो असाध्य हो जाएगा, लेकिन अगर वातज प्रकृति उसमें कफ रोग हुआ तो वो साध्य हो जाता है। ये मीन्स बेसिकली चिकित्सा, रोगी की प्रकृति को देखकर दी गई औषधि रोगी को सुख प्रदान करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, प्रकृति का ज्ञान स्वस्थ रहने के लिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। प्रकृति को जानकर दी गई रसायन और वाजीकरण औषधियाँ लाभकारी होती हैं और तथा दीर्घायु प्रदान करती हैं, ठीक है। फिर विकृति के बारे में पढ़ते हैं। विकृति विकार को कहते हैं। प्रकृति सार सहनन आदि परीक्षाएं प्राकृतिक परीक्षाएं। इन परीक्षाओं के बाद रोगी के संबंधित मुख्य परीक्षाएं विकृति परीक्षाएं। ये विकृति दोषों या दोषियों के साथ संयोग होने के बाद होती हैं। इस समुच्चय के परिणाम स्वरूप दोष और दोषों की प्रकृति के अनुसार अनेक प्रकार की स्थायी आंशिक विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। मतलब विकृति का मतलब होता है बेसिकली डिफॉर्मिटी। विकृति विकार को कहते हैं। उसके बाद अब कारण के अनुसार विकृति 3 प्रकार की होंगी। लक्षण निमित्त, लक्षण निमित्त और निमित्तानुरूप। लक्षण निमित्त क्या होगा, रोगी विकृति पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार, जैसे पूर्व जन्म में कोई कार्य किया उसके अनुसार अगर कोई विकृति हो गई, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है, ये बच्चा गूंगा पैदा हुआ तो वो मानते हैं कि पुराना जन्म में कोई पाप किया होगा इसके चक्कर। लक्ष्य निमित्त क्या होता है, जिस प्रकृति का निदान संप्राप्ति आदि ग्रंथों में वर्णन हो। मतलब ये भैया तुमने ठंडी आइसक्रीम 4 दिन खाई, तुमको बुखार जुकाम हो गया, तो ये लक्ष्य निमित्त के अंतर्गत आए। निमित्तानुरूप क्या होता है, जो बिना किसी कारण के लक्षण निमित्त और लक्ष्य निमित्त व्याधियों को उत्पन्न करे उसे निमित्तानुरूप कहते हैं। ऐसी प्रकृति पुरुषों में अरिष्ट लक्षणों में मतलब एकदम मतलब ना उसने मतलब खा रहा वो कफ बढ़ाने वाला आहार या औषधि और उसका घट रहा कफ है, तो ये तब होती है जब आदमी का अरिष्ट लक्षण आ जाते हैं, मतलब आदमी मरने वाला होता है, फिर इसकी कोई चिकित्सा नहीं की जाती है। देखो लक्षण निमित्त की कर सकते हो, लक्ष्य निमित्त की, लेकिन निमित्तानुरूप अरिष्ट में अरिष्ट की कोई चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं सार परीक्षा, मतलब शरीर का जो उत्कृष्ट धातु होता है उसे सार कहते हैं। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आप फर्स्ट ईयर में इसकी पूरी परीक्षा किए होंगे, सार परीक्षा, अस्थि सार, त्वक सार, रक्त सार, ये सारी कर चुके होंगे। तो वहाँ पर तो वह यथायोग परीक्षा करना, उत्तम, मध्यम, अवर, ठीक है। सैन्य परीक्षा मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ बॉडी, मतलब यहाँ पर हम लोग प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। शरीर 84 अंगुल चरक ने बताया, 120 अंगुल सुसु ने बताया और 3.5 हाथ बाघवर्ण ने बताया। तो यहाँ पर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब सैन्य मतलब अधिकतर बॉडी के प्रमाण के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। 7वें परीक्षा मतलब क्या अडेप्टेबिलिटी है, कौन सा आहार औषध विहार उसके अनुकूल है, उसे 7 में कहा गया है। जो आहार विहार औषध देश काल व्यक्ति के प्रकृति के अनुकूल न होने पर भी स्वतंत्र सेवन से कालांतर सेवन करने पर शरीर के अनुकूल हो जाए उसे ओक सात्म कहा जाता है, ठीक है। सत्व मतलब जो होता है मन की परीक्षा। मन कैसा है, उसका प्रवर है, मध्यम है, अवर है। प्रवर वाला व्यक्ति जो होगा वो कोई भी टेंशन आए वो कहेगा हाँ निकाल लेंगे। मध्यम वाला होगा थोड़ा घबरा जाएगा, लेकिन अवर वाला जो होगा, अवर सत्व का मनुष्य होगा, वो थोड़ी सी अगर बीमारी भी आ जाएगी आदमी मतलब बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करते कुछ लोग, खाली लग गई भैया बोतल चढ़ा दो,
तो वो उस टाइप का होगा, ठीक है। आहार शक्ति की बात करें, अमाउंट ऑफ फूड, मतलब आहार शक्ति की परीक्षा हम लोग करते हैं कि कितना फूड वो इनटेक कर रहा है। आहार शक्ति की परीक्षा भोजन करने की शक्ति से या जरण शक्ति से या पाचन शक्ति से की जाती है, क्योंकि शरीर का बल वर्ण आयु के अधीन होता है। व्यायाम शक्ति, कर्म शक्ति से व्यायाम शक्ति की परीक्षा की जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके व्यय, आहार व्यायाम व्यय। तो बल वृद्धि, छवि, मेधा, त्वक, दृष्टि, शुक्र, विक्रयो, बुद्धि, कर्म, इंद्रिय, चेतो, जीवती, तत्, दशोहृतम। ये श्लोक याद करना चाहें तो याद करना चाहें। आचार्य जो षडंगर हैं उन्होंने 10 प्रकार के बताए गए हैं। क्या बताएं? बल का हाश मतलब बाल्य हाश होगा, मतलब बालक मना का हाश होगा 1 से 10 में। वृद्धि मतलब आदमी की उम्र, मतलब आदमी की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, इन्होंने कहा 20 साल में। छवि मतलब आदमी की जो सुंदरता है वो 30 साल तक रहती है। मेधा मतलब बुद्धि का जो हास होने 40 साल के बाद आदमी की बुद्धि खराब होने लगती है। त्वक मतलब आदमी की स्किन जो होती है वो स्किन का कलर वगैरह उड़ने लगता है 40-50 साल के बाद। दृष्टि मतलब आदमी की आंखें कमजोर होने लगती हैं 60 के बाद। 70 के बाद आदमी का शुक्र हाश होने लगता है। विक्रम माने फिजिकल स्ट्रेंथ डाउन होने लगती है 80 के बाद। बुद्धि मतलब आदमी का दिमाग सटियाने लगता है, आदमी कहता नहीं 80 के बाद आदमी 90 के बाद आदमी का दिमाग सही से काम नहीं करता। कर्मेंद्रिय मतलब आदमी 90 से 100 साल में उसका शरीर काम करना बंद कर। वह परीक्षा का उद्देश्य सबसे अधिक रोगी को दी जाने वाली औषधि का चयन और मात्रा वह के अनुसार बढ़ाते हैं और वृद्धावस्था में न्यून कर जाती है तथा वृद्धावस्था में बाल्य अवस्था के समान दी जाती है। मतलब जो आप ड्रग्स दे रहे हो वो बेसिकली एज पर ही डिपेंड करते हैं। तो आप अगर चाहें तो ये वाला श्लोक याद करने, मैंने तो याद किया था, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। उसका कुछ खास नहीं है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही श्लोक में लिखा हुआ है, और एक श्लोक लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और मात्रा वह के अनुसार बढ़ाते हैं और वृद्धावस्था में न्यून